गुजरात के वज़राला की दौड़ में जिनके नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए और भूपेंद्र पटेल आगे निकल आए। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए सीएम का ऐलान कर दिया। आज दोपहर 2:30 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। नए वज़राला के हलफ उठाने के 2 दिन बाद काबीना के वुज़रा भी हलफ उठाएंगे। भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। जराये के हवाले से बताया गया है कि शाह के अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भूपेंद्र पटेल की तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 182 रुकने असेंबली में बीजेपी के 112 एमएलए हैं। ज्यादातर मीटिंग में मौजूद थे। एक वक्त के एमएलए भूपेंद्र पटेल का नाम इन नामों में कहीं भी नहीं था, जिनके बारे में सियासी हलकों में वज़राला के लिए कयास आराइयां की जा रही थी। पहले तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस में ही काफ़ी राज्य के स्तर पर बहुत विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है, अखबारों में खबरें आती थीं। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है। ये 5वें मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूर्ण बहुमत के रहते हुए उनको बदला गया है। इससे पहले आसाम से उसकी शुरुआत होती है, फिर कर्नाटक होता है, फिर उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं और अब गुजरात की बारी आई है। योगी आदित्यनाथ भी किसी तरह बचे हुए हैं, कब उनकी कुर्सी जाएगी कहना मुश्किल है। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे नुमाइंदे मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, कितने बजे हलफबरदारी तकरीब होगी और कौन कौन से लीडरान, कुछ का नाम सामने आ रहा है, और कौन कौन से लीडरान जो है बीजेपी के जो इस हलफबरदारी तकरीब में शामिल होंगे? आपको बता दूं, बतौर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की शपथ विधि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र पटेल जिस लोकसभा की में से जो विधानसभा है वहाँ से असेंबली उनकी अमित शाह की लोकसभा में ही आती है, तो वहाँ से वो अमित शाह यहाँ उपस्थित रहने वाले 4 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही गुजरात के जो तमाम सेंटर मिनिस्टर है, मनसुख मांडविया हो, पुरुषोत्तम रूपाला हो या दर्शना जरदोश हो, सब जो सेंटर मिनिस्टर है वो हाजिर रहने वाले हैं। और साथ ही राष्ट्रीय संगठन में से भी लोग हैं वो यहाँ रहने वाले हैं। 2:20 पे ये पूरी शपथ विधि है वो होगी और गवर्नर हाउस के ऊपर ही ये पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। और उसके बाद 2 दिन बाद जो मंत्रिमंडल है उसका भी विस्तरण होगा। बिल्कुल मयूर, ये भी बता दें कि क्योंकि भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं पर नहीं आ रहा था, इससे पहले जो सीएम नाम सामने आ रहे थे वो कोई और थे, उनमें भूपेंद्र पटेल का नाम जो है किसी भी तरह से नहीं लिया जा रहा था। तो इस तरह से ये फैसला जो है बीजेपी की जानिब से किन बेसिस पर लिया गया? जी बिल्कुल, अगर गुजरात की बात की जाए तो बीजेपी के साथ काफी लंबे टाइम से पाटीदार कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ रही है और जो पाटीदार कम्युनिटी है उसका जो दबदबा है वो बीजेपी पे रहा है। तो जिस तरह से 2022 का चुनाव आ रहा है और जो प्रदेश की स्थिति है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर से जो पाटीदार कम्युनिटी है उनका चेहरा बतौर चीफ मिनिस्टर लाना जरूरी था और इसीलिए ही पार्टी ने ये फैसला लिया और भूपेंद्र पटेल का जो नाम है उसका चयन किया गया। भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक बने हुए हैं 2017 में वो विधायक बने हुए और खास करके भूपेंद्र पटेल एक पार्षद से लेके अब चीफ मिनिस्टर की उनकी सफर है। यानी बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट देने में माहिर होती है और किसी भी जो कार्यकर है, पार्टी वर्कर है, उसको बड़ा पद दे देती है। ये साबित हो रहा है। बिल्कुल मयूर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट आज इस्राएली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए बहुत से अफराद की मुबैना जासूसी की आज़ादाना तहक़ीक़ात की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। 7 सितंबर को चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कहने के बाद मरकज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दिया था। कुछ मुश्किलात की वजह से वो दूसरा हलफनामा दाखिल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। फैसला करने के लिए मुतल्लिका हुकाम से नहीं मिल सके। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्तसर हलफनामा दाखिल किया था। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। जस्टिस रमन्ना की बेंच 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान मुनज़्ज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो हलफनामा दाखिल करना है वो पर्सनल कारणों की वजह से हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सका। तो उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल कर दिया गया होगा। हालांकि तमाम जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से भी इस मामले में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई थी कि केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल कर दे। तो बहरहाल आज उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश क्या जारी करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में बताए कि वो इस पूरे मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि वो एक आंतरिक जो निगरानी की टीम है वो इसका गठन कर सकते हैं, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जो रिपोर्ट है पेगासस मामले में वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट जो है वो दाखिल जरूर करेंगे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या केंद्र सरकार के द्वारा जो दाखिल जवाब किया गया होगा उसको मानता है या फिर अपनी तरफ से कोई एक SIT का गठन करता है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। तमाम जो याचिकाकर्ता है, तमाम बड़े एडवोकेट्स हैं, तमाम बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये आरोप लगाया था कि सरकार पेगासस के जरिए उनके फोन को रिकॉर्ड्स कर रही है जो उनकी प्राइवेसी का हनन है। तो आज की सुनवाई काफी क्रूशियल है, और क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि पेगासस के मामले में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने विचाराधीन है। तो अब देखना ये होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अगले लोकसभा इंतखाबात से कबल खुद को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने पोल स्ट्रैटेजिक प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर जोर दिया है। यही नहीं, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत की मुखालफत करने वालों को वीरप्पा मोइली ने पार्टी में इस्लाहात मुखालिफ करार दिया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, वीरप्पा मोइली का ये मानना है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में एंटर होना चाहिए और ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए सही होगा। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इसी को देखते हुए उनको वीरप्पा मोइली ने कहा भी है कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए प्रशांत किशोर को। और यहाँ बता दूं कि जब से उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार का पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद से उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये अब जो कवायद चल रही है एक तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरह से जो चुनावी रणनीति का जी अशरफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुनज़्ज़ा, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बताएं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, आपकी बात बीच में ही कट चुकी थी। हाँ मुनज़्ज़ा, ये जो पूरा माहौल बन रहा है कांग्रेस में कि ये प्रशांत किशोर को ही पार्टी में लेने के लिए माहौल बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहले का राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, कपिल सिब्बल के घर जाते हैं और अब वीरप्पा मोइली उनको सीधे सीधे दावत दे रहे हैं। तो ये एक तरह से सीधा साफ इशारा है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर के लिए दरवाजे खुल चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब तक वो मुख्यमंत्री पंजाब के सलाहकार थे तो तब तक ये सब उन्होंने इनकार किया था। लेकिन उन्होंने जब से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी के अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हुआ तो ये साफ इशारा मिलने लगा था कि उनको किसी भी तरह से पार्टी में शामिल किया जाएगा, उसके लिए माहौल बनाया जाएगा। और दूसरा ये कई पार्टी के लोग जो हैं वो चाहते भी हैं कि प्रशांत किशोर को
पार्टी में शामिल किया जाए और उनको के जरिए जो सत्ता से जो दूर है कांग्रेस से किसी तरह से वापस सत्ता में पहुंचाया जाए। अशरफ, ये बताएं कि इन बयानबाजों के बीच में क्या प्रशांत किशोर का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, प्रशांत किशोर की इसमें सबसे अहम भूमिका है और इत्तेफाक से वो मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। वो बिल्कुल किसी से नहीं मिल रहे हैं और जब वो किसी बड़े नेता के पास जाते हैं और जहाँ मीडिया का जमावड़ा लगता है तो उस वक्त भी वो बिल्कुल बहुत तेजी से तो गाड़ी निकाल लेते हैं या पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं जिस भी बड़े नेता से मिले। वो यही करते आ रहे हैं, वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि वो जो दूरी है वो भी एक तरह से उनकी रणनीतिक है। जब तक कोई फैसला ना हो जाए उससे पहले प्रशांत किशोर मीडिया से दूरी बनाए रहे। बिल्कुल, कांग्रेस एक माहौल बना रही है जिसमें प्रशांत किशोर के एंट्री की जो है बातें सामने आ रही है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। अशरफ काज़मी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 लड़ेगी। जब रियासत में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए वज़राला के मुमकिन चेहरे के बारे में पूछा गया तो खुर्शीद ने प्रियंका का हवाला दिया। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में अभी तक गांधी या पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस वक्त उनकी क़यादत में लड़ने से खुश है। सलमान खुर्शीद ने यह भी वाज़ेह किया है कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारे नुमाइंदे आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक है, इस बीच जो है तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इस हवाले से सलमान खुर्शीद का बयान सामने आता है और कहीं ना कहीं ये इशारा कि प्रियंका गांधी सीएम के कैंडिडेट के तौर पर हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल, जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारा चेहरा प्रियंका गांधी है, वो नेतृत्व का चेहरा है। लेकिन अभी तक कोई खुद आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, ना वो खुद आधिकारिक रूप से बता रहे हैं कि उनका चेहरा कौन होगा। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पर कह दी कि नेतृत्व का जो चेहरा है वो प्रियंका गांधी होंगी, ये उन्होंने साफ तौर पर बोला। तो कुल मिलाकर ये है कि हालांकि कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं कि उनका सीएम फेस कौन होगा, लेकिन जो बातों में है, जो बातचीत में है, ऐसा लग रहा है कि जो सीएम का फेस होंगी शायद प्रियंका गांधी ही होंगी। और उसी देखिए, लगातार प्रियंका गांधी यूपी का दौरा भी कर रही हैं, लगातार लखनऊ जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, तमाम जो दूसरे जिले हैं वहां भी जा रही हैं और कई सभाएं भी कर रही हैं। तो कमान जो संभाली है प्रियंका गांधी ने खुद संभाली है और शायद जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो नेतृत्व का चेहरा है वो प्रियंका गांधी है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि नेतृत्व का चेहरा सिर्फ प्रियंका गांधी ही है। जी बिल्कुल, और यूपी में जो है इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी की लीडरशिप में क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि अकेले चुनाव लड़े और जो दावा कर रहे हैं कि जीत भी सके? देखिए, बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का कोई हम अलायंस करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में काफी वक्त है, शायद आगे कोई छोटी पार्टी से वो अलायंस करें, ये बात की बात है। लेकिन जिस हिसाब से जो कांग्रेस है अपनी जमीनी हकीकत है वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बहुत ज्यादा बचा नहीं है। उसको कुछ सीटों पर देखिए, बहुत खासकर जो पूर्वांचल का एरिया है कांग्रेस वहां लगी हुई है। जो बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में ही कांग्रेस का वोट बैंक है और उसी वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस अपने प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कांग्रेस का बचा नहीं है, कुछ सीटों पर ही उनका कुछ होल्ड है। बाकी रहा पूरे उत्तर प्रदेश में हालत ये है, कई जिलों में संगठन तक नहीं है, तो कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जहां यूपी के मैदान में बीजेपी हो, सपा हो, बसपा, यहाँ तक कि AIMIM भी मैदान में जोरों शोर से उतर रही है, कांग्रेस का उतना दबदबा दिखाई नहीं दे रहा है। आरिफ, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, यूपी में तरक्की को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। आज गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद अलीगढ़ और आगरा के दौरे पर रहेंगे। दरअसल 14 सितंबर यानी मंगल को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का पीएम मोदी संग बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे के हवाले से सीएम योगी आज अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम योगी आगरा में तरक्की के कामों का भी जायजा लेंगे। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है।
तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753। बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर शहर के खानियार में मिलिटेंटों की फायरिंग में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। देर शाम अरशद मीर की नमाज जनाजा अदा की गई और नम आंखों से शहीद को सुपुर्द खाक किया गया। श्रीनगर शहर के खानियार में मिलिटेंटों ने अरशद मीर पर गोलियां चलाकर उसे शहीद कर दिया था। मिलिटेंटों की फायरिंग में अगरचे अरशद मीर शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए स्किम सोवरा मुंतकिल किया गया था, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और रिजर्वेशन के बीच आज से कर्नाटक असेंबली का 10 रोजा मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है। आज से 24 सितंबर तक असेंबली सेशन चलेगा। कर्नाटक के वज़ीर बसवराज बोम्मई की क़यादत में इक़्तिदार में बैठी बीजेपी के साथ अपोजिशन पार्टियां भी तैयार हैं। इस असेंबली सेशन को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सीएम बसवराज बोम्मई की क़यादत वाली हुकूमत के कामकाज संभालने के बाद ये पहला असेंबली इजलास है। तो आपको बता दें कि मानसून इजलास कर्नाटक में शुरू होने जा रहा है। बसवराज बोम्मई की क़यादत में पहला इजलास होने जा रहा है, ऐसे में काफ़ी अहम है ये। रऊफ हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के साथ जुड़ चुके हैं। मरदमशुमारी और रिजर्वेशन के बीच कर्नाटक असेंबली का 10 रोज़ा इजलास शुरू होने जा रहा है आज से। नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की क़यादत में हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी के लिए ये पहला इजलास है। असेंबली का 10 रोजा इजलास आज शुरू होने वाला है और इस मौके पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का मंसूबा बनाया है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें कांग्रेस और जेडीएस ने आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस की बैलगाड़ी एहतजाज रैली अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और काफी हंगामा इस मौके पर देखने को मिल सकता है। और हम देखते हैं कि जो हसास मौजूआत हैं इस इजलास में ये भी उठाए जाएंगे, जैसा कि जात पात पर मबनी सर्वे जो हुआ था साबिका हुकूमत में, सिद्धरामैया की हुकूमत में जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट भी जो है पेश की गई है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी असेंबली में पेश नहीं हुई है और इस पर बहस नहीं हुई है। तो इस मौजू पर भी कुछ इजलास के दौरान ये मौजू भी जेर बहस रहेगा। और साथ ही हम देखते हैं कि जो गौकुशी का जो कानून था जिस पर नाफिज हो चुका है, इस सिलसिले में जो है जल्द ही हाईकोर्ट का एक फैसला आने वाला है, हतमी फैसला। तो ये मौजू भी इस इजलास में उठ सकता है और इसके अलावा काफी अहम मौजूआत जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं। और साथ में ज़रई कवानीन जो मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से तरमीमात जो मंजूर की गई थी उस पर भी इजलास में बहस होगी। बहरहाल नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के लिए ये एक पहली आजमाइश है जो पहली मर्तबा इस इजलास का सामना करेंगे अपोजिशन की मुखालिफत के दरमियान। बिल्कुल, काफ़ी अहम और काफ़ी हंगामा खेज ये इजलास होने जा रहा है। बेहद शुक्रिया रूफ आपका। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के धंधका में भयानक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 4 खवातीन हलाक जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। अहमदाबाद के बावडा धंधका सड़क पर यह हादसा पेश आया है। एक ट्रक और कार के बीच हुए तसादुम में 4 खवातीन हलाक हो गई हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।